हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान, उसमें जो आपका पेडागोजी पूछा जाता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सीटेट का जो एसएसटी पेपर होता है यानी सेकंड पेपर का जो एसएसटी होता है जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका जो है हम पेडागोजी डिस्कस कर रहे हैं। और पेडागोजी से रिलेटेड जो क्लास है ये आज की जो है थर्ड क्लास है। ठीक है, इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है जो पेडागोजी है, बिना पेडागोजी के आपका जो 60 नंबर कंप्लीट नहीं होता है, तो कंटेंट के साथ में पेडागोजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा अगर वो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि परिवार पाठ का अध्ययन, जो परिवार एक लेसन है, पाठ है, उसके अध्ययन में क्रिया प्रभावपूर्ण तरीके से प्रदान कर सकती है। किस तरीके से क्रिया जो है प्रभावपूर्ण तरीके से प्रदान कर सकती है। क्या वो परिवार पाठ के अध्ययन में अभिनय जरूरी होता है, या फिर पत्रिका होता है, प्रदर्शनी होता है, या फिर सड़क निरीक्षण होता है। तो परिवार जो एक पाठ है, एक लेसन है, जो आपकी किताब में दिया हुआ है एनसीईआरटी के, उसमें या फिर परिवार पाठ का अध्ययन करने में जो क्रिया प्रभावपूर्ण हो सकती है, प्रभावपूर्ण तरीके से प्रदान कर सकती है, वो कौन सा है, तो वो है अभिनय। ठीक है, अभिनय के माध्यम से बच्चा आसानी से चीज़ों को समझ जाता है, तो क्या है, वो अभिनय है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। एक अध्ययन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक ने रेडियो का उपयोग शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण सामग्री है, यानी कि कोई एक जो है अध्याय, यहाँ पे लिखा है एक अध्याय को प्रस्तुत करने के लिए, कोई एक पाठ है, एक चैप्टर है, उसको प्रस्तुत करने के लिए, उसको बताने के लिए शिक्षक ने रेडियो का उपयोग किया है। रेडियो आप जानते हैं जिसमें चीज़ें दिखती नहीं, सिर्फ सुनाई पड़ती हैं, वो रेडियो है। उस रेडियो का प्रयोग किया है। तो शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण सामग्री है, ये जो शिक्षक इस तरीके की सामग्री यूज कर रहा है रेडियो का, तो ये रेडियो किस सामग्री के अंतर्गत आता है। क्या ये दृश्य उपकरण है, श्रव्य उपकरण है, या फिर आरेख उपकरण है, या फिर श्रव्य दृश्य उपकरण, दोनों है। ठीक है, तो अगर किसी भी चैप्टर को पढ़ाने के लिए अगर आप रेडियो जैसे उपकरणों का यूज करते हैं, तो रेडियो किस तरीके के उपयोग में आता है, तो ये आता है किसमें, श्रव्य में। सिर्फ हम इसको सुन सकते हैं, इसमें आने वाली जो भी कार्यक्रम है उसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। क्योंकि जो टीवी होता है उसमें आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन जो रेडियो उपकरण होता है उसमें सिर्फ चीज़ों को सुन सकते हैं। कोई भी कार्यक्रम आता है, चाहे वो गीत संगीत हो या बच्चों का कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम सिर्फ हम सुन सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा रेडियो, कौन सा उपकरण हो गया, तो ये हो गया श्रव्य उपकरण। ठीक है, तो जो टीचर है एक अध्याय को पढ़ाने के लिए जो रेडियो को यूज कर रहा है, तो वो जो शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण सामग्री है, ये रेडियो किस सामग्री के अंतर्गत आता है, तो ये श्रव्य उपकरण के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो रेडियो क्या हो गया, श्रव्य उपकरण हो गया, सिर्फ हम इसे सुन सकते हैं, चीज़ों को देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि शिक्षण कौशल नहीं है। शिक्षण का कौशल जो है कौन सा नहीं है, यानी आपको निगेटिव बताना है। पहला है पाठ योजना की तैयारी करना, बिल्कुल सही। अगर आप जो है क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो सबसे बड़ा जो कौशल होता है वो होता है पाठ योजना की तैयारी करना। जो भी पाठ आपको पढ़ाना उसकी एक योजना बनाना, किस तरीके से आपको पढ़ाना है, तो ये तो होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव है। मूल्यांकन प्रक्रिया का खाका जो है बनाना, किस तरीके से आपको मूल्यांकन करना, उसका भी एक खाका तैयार करना, ये भी होता है शिक्षण कौशल के अंतर्गत। शिक्षण सामग्री का उपयोग करना, जो भी शिक्षण सामग्री, जैसे श्रव्य में हमने बताया रेडियो की बात करी, रेडियो का जो है उपयोग करना। दृश्य में आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, या फिर टीवी हो गया, या प्रोजेक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें दृश्य में आती हैं, श्रव्य और दृश्य दोनों में। तो इस तरीके के जो है जो सामग्री होती हैं, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, इन सब चीज़ों का उपयोग करना, तो ये भी शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है। छात्रों के नियत कार्य सही करना, ये गलत होता है, ये शिक्षण कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। जो छात्रों के नियत कार्य हैं, नियमित रूप से जो कार्य करते हैं, उनको सही करना, ये जो है शिक्षण कौशल के अंतर्गत नहीं आता है।
यही ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा। तो ये जो 3 हैं ऑप्शन, ये पॉजिटिव हैं, ये शिक्षण कौशल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन डी नंबर जो है ये आपका शिक्षण कौशल नहीं है, यही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में, सामाजिक जो विज्ञान होता है, सब्जेक्ट होता है, इसके शिक्षण में बच्चों के सामयिक बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्य और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा? ठीक है, यानी जो एसएसटी होता है आपका, सामाजिक विज्ञान होता है, इसको पढ़ाने में जो बच्चों के सामयिक होते हैं बहुत ही आसानी से उजागर होते हैं। ठीक है, तो शब्दों से नहीं बल्कि दृश्य और आवाज़ से उजागर होते हैं। तो इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावशाली होगा? क्या इसके लिए व्याख्यान विधि या व्याख्यान पद्धति, व्याख्यान का मतलब कि आप जो है एक भाषण से या बहुत ज़्यादा व्याख्या करके आप इस पद्धति से बच्चों को समझाएंगे, या फिर क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण होगा, या फिर कक्षाएं चर्चा होगा, या फिर परियोजना पद्धति होगी? ठीक है, तो जो सामाजिक विज्ञान है या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते समय अगर आप बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं और सर्वेक्षण कराते हैं तो ये सबसे अच्छा जो है तरीका होता है बच्चों को सिखाने का। ठीक है, तो कहीं भी ऑप्शन में अगर क्षेत्र भ्रमण दिख जाए आपको या सर्वेक्षण दिख जाए तो ये ऑप्शन हमेशा सही होगा। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर आप क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं तो बच्चे प्रैक्टिकली सामने जो है चीज़ों को देखते हैं और जो चीज़ें समझ में नहीं आती वो पूछते भी हैं, तो बहुत आसानी से उनको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण जो होगा वो सबसे अच्छा प्रभावी तरीका होगा बच्चों को दृश्य और श्रव्य दोनों तरीके से समझाने में। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? गरीबी एक सब्जेक्ट है, सॉरी एक चैप्टर है, उसको पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना जो है सबसे ज़्यादा उचित होगी, ये आपको बताना है। पहला है कि विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना। तो व्याख्या करना हमने हमेशा आपको बताया कि ये पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, खासकर प्राइमरी लेवल पे, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कि वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। ठीक है, ये तो हो सकता है कि अगर कोई वाद विवाद होता है, चर्चा होते तो बच्चे उसमें शामिल होते हैं। तो अमीरी गरीबी के बारे में, जो गरीबी है, कुछ बच्चे उसके पॉजिटिव के बारे में बताएंगे, कुछ नेगेटिव के पॉइंट्स बताएंगे, तो चीज़ें जो है समझ में आएंगी। ठीक है, ये सी नंबर है कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना। इससे नहीं चीज़ें समझ में आएंगी। नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना हमने सबसे पहले ही बताया था क्या होता है, ये निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गए, गलत हो गए। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। जैसे गरीबी एक टॉपिक है, ठीक है, उसको पढ़ाते समय आप अगर वाद विवाद कराते हैं बच्चों में, कुछ ग्रुप्स बनाते हैं 2-2 4-4 बच्चों के और उस पर चर्चा कराते हैं या फिर वाद विवाद कराते हैं, तो बच्चे बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि गरीबी आखिर है क्या। न सिर्फ गरीबी टॉपिक बल्कि कोई भी ऐसे अदर टॉपिक होते हैं, अगर आप वाद विवाद के माध्यम से या चर्चाओं के माध्यम से बच्चों को शामिल करते हैं तो बच्चे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक को। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी तरीका है। प्रारंभिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर इतिहास शिक्षण यानी इतिहास को पढ़ाने का जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है वो कौन है? क्या वो चर्चा पद्धति है यानी डिस्कशन करना है, या फिर प्रश्न उत्तर पद्धति है, या फिर कहानी कथन पद्धति है, या फिर व्याख्यान पद्धति है? तो आप सभी जानते हैं कि कई चीज़ों में कई चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे जो है कुछ चीज़ों में चर्चा से बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इतिहास शिक्षण यानी इतिहास पढ़ाने की बात की गई है। अगर इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाता है तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है कहानी कथन पद्धति। ठीक है, कहानी के माध्यम से पढ़ाना। जैसे इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट होता है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो बहुत बोरिंग होता है, बच्चे बहुत चीज़ों को बहुत आसानी से नहीं समझ पाते हैं। तो जैसे मान लीजिए इतिहास में अकबर के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, या फिर सम्राट अशोक के बारे में पढ़ाना है, तो अगर ये जो टॉपिक है अकबर या फिर सम्राट अशोक, इनके बारे में अगर जो है कहानी के माध्यम से एक टीचर पढ़ाता है तो क्योंकि कहानी जो ऐसी चीज़ होती है कि वो थोड़ी सी जो है
बच्चों को आसानी से समझ में आ जाती है कहानियों के बारे में। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं बीच में अगर आप कहानी के माध्यम से चीज़ों को समझाने लगेंगे तो जो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में वो भी इंटरेस्टेड हो जाता है कहानी को सुनने के लिए। तो उस चीज़ को यानी किसी भी टॉपिक को अगर कहानी की पद्धति में, खासकर जो इतिहास के टॉपिक्स होते हैं इनको समझाने के लिए अगर आप कहानियों का जो है मदद लेते हैं, कहानियों के माध्यम से सिखाते हैं तो बच्चा बहुत ही आसानी से, बहुत ही उत्सुकता से चीज़ों को समझता है। ठीक है, तो कहानी कथन पद्धति सबसे अच्छा प्रभावी तरीका होता है खासकर इतिहास सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे। अगर कक्षा में क्लास में जो है लैंगिक भूमिका के बारे में आपको डिस्कशन करना है तो आप कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, पहला है कि घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, स्त्री और पुरुषों के लिए भिन्न व्यवसाय हैं। ठीक है, दूसरा कि चूंकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। और डी नंबर है कि समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िवादिता को सार्थक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही, अगर समाज में लैंगिक भूमिका या लैंगिक रूढ़िवादिता की जो है बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है तो उसको सार्थक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता होती है कि जो है लैंगिक जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो रूढ़िवादिता होती है, जो भेदभाव होता है लड़कों लड़कियों में कि लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये काम करेंगी, लड़कियों का ये काम होता है, लड़कों का ये काम होता है, सबका काम जो है समाज में बटा होता है कि खाना बनाना तो सिर्फ लड़कियों का ही काम होता है, लड़कों का काम नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो लड़के होते हैं वो किचन में कभी जाते ही नहीं, सिर्फ लड़कियाँ ही जाती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िवादिता है उनको सार्थक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। पहला है क्रियान्वयन, दूसरा है योजना, तीसरा है तथ्यों का श्रुतलेख और चौथा है प्रतिपुष्टि तंत्र। सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का जो हिस्सा है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको क्या बताना है, निगेटिव बताना है। तो क्रियान्वयन तो होता है, एक योजना भी होता है, प्रतिपुष्टि तंत्र भी होता है, लेकिन तथ्यों का श्रुतलेख, किसी भी तथ्यों को सुनना, ये जो है अनुदेशात्मक प्रक्रिया का सही हिस्सा या सही हिस्सा कह सकते हैं कि हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती हैं जब, कब होती हैं, जब उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। ठीक है, बच्चों के साथ जो गतिविधि है केवल तभी प्रभावी होती है जब उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। गतिविधि मतलब कि जो एक्टिविटी, अगर बच्चों को क्लास में आप उनको एक्टिविटी के माध्यम से सिखाते हैं तो बच्चा जो है किसी भी चीज़ को समझने में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी समझ जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है एक्टिविटी के माध्यम से। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा कि शिक्षिका यह नहीं जानती कि वह क्यों कर रही है। जी नहीं, शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए करवाती है। शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिराम के लिए अधिगम, ठीक है, शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश को पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती है। ये गलत, इसका पहला ही ऑप्शन सही है और पहला ही यहाँ पे सही हो जाएगा कि बच्चों के साथ गतिविधियाँ केवल तभी प्रभावी होती हैं जब उनका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। ठीक है, कोई टीचर गतिविधि इसीलिए कराती है क्योंकि उसको एक बिलीव है, एक विश्वास है कि अगर हम एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे तो वो किसी भी अवधारणा को, किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों का शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों का शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है।
पहला है कि नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। ठीक है। दूसरा कि रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना। गलत है, व्याख्यान कहीं भी दिख जाए आप व्याख्यान देख के ही काट दीजिए, क्योंकि व्याख्यान एक शब्द ऐसा है कि वो हमेशा निगेटिव होता है, पूरे ऑप्शन को गलत कर देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक पाठ योजना के प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन, सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना, ये दोनों गलत हैं। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सर्वोत्तम होता है वो नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? कौन सी होगी ये बताना है। पहला है तुलनात्मक चार्ट, या फिर समय रेखा चार्ट, वेन आरेख, या फिर फ्लो चार्ट। तो भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए कौन सी शिक्षण, यानी जो भूमि का उपयोग है, जैसे मान लीजिए एक भूमि है यहाँ पे काफ़ी दूर तक है, तो इसका उपयोग करने के लिए अगर जो है इसको दर्शाना है कि जो भूमि है इसका उपयोग किस किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसका जो है उपयोग करने के लिए शिक्षण सामग्री जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी वो कौन सी होगी? तो वो होगी तुलनात्मक चार्ट। चार्ट के माध्यम से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भूमि होगी, यहाँ पे जो है कृषि की जाएगी, यहाँ पे फैक्ट्री लगाई जाएगी, ठीक है, यहाँ पर घर बनाए जाएंगे। इस तरीके से जो भूमि का उपयोग होगा यहाँ पर वन लगाए जाएंगे। इसको हम तुलनात्मक चार्ट के माध्यम से समझा सकते हैं। ठीक है। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? ठीक है, कौन सी लाई जानी चाहिए? पहला है प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्राओं को ज्ञानवर्धन करना। जी नहीं, जरूरी नहीं कि सिर्फ सोमवार को ही परीक्षा लें। धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड्स देना, ये भी गलत होता है। तीसरा कि माता पिता को बच्चे की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना, ये भी गलत होता है। ठीक है। विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बनाना, बिल्कुल सही। उत्तेजक मतलब होता है कि उसमें विचार हो और रुचिपूर्ण गतिविधि हो, जिसमें बच्चों के विचार रखे जाएं, टीचर के जो विचार हो बच्चे से मेल करता हो, बच्चों के जो विचार हो उनको जो है शामिल किया जाए। साथ में जिन चीज़ों में बच्चों की रुचि हो उन गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का जो विषय है उसके प्रति आकर्षक बढ़ाया जाए, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों की शिक्षा होती है, जो बच्चों की शिक्षा होती है प्रारंभिक लेवल पे कहाँ से होती है? क्या ये घर पर होती है, विद्यालय में होती है, समाज में होती है, या फिर समाज, घर और विद्यालय तीनों पर होती है? तो किसी भी बच्चे की जो एजुकेशन है प्राइमरी लेवल पे वो समाज, घर और विद्यालय तीनों से शामिल होती है। ठीक है, एक से काम नहीं चलेगा, सिर्फ घर में पढ़ाई करने से नहीं होता है, या फिर सिर्फ विद्यालय में पढ़ने से नहीं होता, या फिर समाज में रहकर नहीं होता, बल्कि तीनों का योगदान होता है। समाज, घर और विद्यालय, इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है एक बच्चे की शिक्षा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण तकनीकी में शामिल कर सकते हैं। किसको शामिल कर सकते हैं? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण तकनीक में किसको शामिल कर सकते हैं? ठीक है, पहला है अभिनय को, दूसरा है योजना को, तीसरा है व्याख्यान को, और चौथा है इनमें से सभी। तो जो सामाजिक विज्ञान है उसके शिक्षण तकनीक में इन सभी को हम शामिल कर सकते हैं। अभिनय को भी, जो हम संकेतों के माध्यम से सिखाते हैं, योजना को, किसी भी चीज़ को योजना बनाकर, और साथ में व्याख्यान को, इन सभी को जो है हम शामिल कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान के शिक्षण तकनीकी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि इतिहास शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है? इतिहास शिक्षण यानी इतिहास पढ़ाने के लिए जो सबसे उपयुक्त है कौन सा है? क्या वो कहानी कथन है, स्रोत है, व्याख्यान विधि है, या फिर नाटकीय है? तो इतिहास शिक्षण के लिए कहानी कथन तो होता ही होता, साथ में स्रोत होता है कि इनका स्रोत हमें कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, इतिहास के जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं वो कहाँ से मिल रही हैं,
तो सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त होता है वो होता है स्रोत। ठीक है, इनका जो माध्यम है, स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है इतिहास के पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्यान शिक्षण विधि में क्या दोष है? जो व्याख्यान शिक्षण दी जाती है उसमें क्या दोष है? स्वयं मूल्यांकन के लिए अवसर देना होता है, या फिर एक लोकतांत्रिक विधि है, या फिर पूर्ण योग शिक्षक की कमी है, या फिर आत्मविश्वास का प्रोत्साहन है। ठीक है, व्याख्यान शिक्षण विधि में क्या दोष है ये आपको बताना है। तो जो व्याख्यान शिक्षण विधि है उसमें जो दोष है वो क्या है? वो है पूर्ण योग शिक्षक की कमी। व्याख्यान शिक्षण विधि में जो सबसे ज़्यादा दोष है वो है पूर्ण योग शिक्षक की कमी। ठीक है, पूरी तरह से जो योग शिक्षक उनकी कमी होता है व्याख्यान शिक्षण विधि में दोष। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए प्रशिक्षण सामग्री है, यानी एक शिक्षक है उसके लिए प्रशिक्षण सामग्री कौन कौन सी हो सकती हैं? क्या वो एटलस हो सकता है, पाठ संदर्शिका हो सकता है, अभ्यास पुस्तिका, या फिर अतिरिक्त सामग्री? तो एक शिक्षक के लिए जो प्रशिक्षण सामग्री है वो होता है आपका एटलस। एटलस के माध्यम से बच्चा जो है आसानी से सीख पाता है, और जो एक टीचर है वो आसानी से सिखा भी पाता है। ठीक है, तो एटलस जो है एक शिक्षण सामग्री या प्रशिक्षण सामग्री कह सकते हैं शिक्षक के लिए। ठीक है, शिक्षक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए, यानी शिक्षक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ कैसे करना चाहिए? छात्रों का हालचाल पूछकर कि हेलो बच्चों कैसे हो, या फिर पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर, या फिर नए पाठ की घोषणा करके, या फिर नए पाठ की विषय वस्तु से प्रश्न पूछकर। तो जो एक टीचर है उसको कक्षा शिक्षण का प्रारंभ ही ऐसे करना चाहिए ताकि बच्चा जो है ये समझ सके कि हाँ उसकी कुछ तैयारी हो पाई है कि नहीं हो पाई है। जैसे कि अगर आप हाल चाल पूछते हैं तो ठीक है बच्चा अपने बारे में बताएगा, लेकिन सब जो ज़रूरी होता है एक टीचर के लिए वो ये होता है कि अगर एक क्लास को शुरू करना है तो सबसे पहले कल उसने क्या पढ़ाया था, कौन सा चैप्टर पढ़ाया था, उसके बारे में या उससे संबंधित प्रश्न पूछे ताकि बच्चे ये समझ पाएँ, यानी टीचर ये समझ पाए कि बच्चे एक्टिव हैं कि नहीं, कल हमने जो चैप्टर पढ़ाया था उनको समझ में आया कि नहीं आया। तो पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर एक कक्षा का जो है कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है। किस तरीके से दिया जा सकता है? वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, यानी जो सामाजिक अध्ययन है उससे संबंधित जो समसामयिक विषय हैं उनका ज्ञान वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा दिया जा सकता है, या फिर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता द्वारा, या फिर दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा, या फिर इनमें से सभी। तो ये होगा इनमें से सभी। वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा भी हम दे सकते हैं। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जो होता है जिसमें जो है सभी बच्चे एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, या फिर दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा जो दैनिक समाचार आता है उसका विश्लेषण करके। तो ये सभी जो है इन सभी माध्यम से सामूहिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री? जो समाचार पत्र है जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला हो गया, ये कैसी शिक्षण सामग्री है? क्या ये सिर्फ दृश्य हैं, या फिर श्रव्य हैं, या फिर श्रव्य दृश्य हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो दृश्य श्रव्य है या श्रव्य दृश्य होते ये होते क्या हैं? तो जैसे हम कुछ सामग्री ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए समाचार पत्र हो गया, ये होता है अखबार, यानी कि जो न्यूज़पेपर होता है उसको हम सुन तो सकते नहीं क्योंकि उसमें जो भी चीज़ें लिखी होती है उसको हम देख कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जिन चीज़ों को सिर्फ हम देख सकते हैं वो क्या होती हैं? वो होती हैं आपकी दृश्य। और जिन चीज़ों को सिर्फ हम सुन सकते हैं, जैसे रेडियो की जो कुछ आवाज़ है या रेडियो में जो प्रसारित की जाती हैं न्यूज़ चैनल या कुछ कार्यक्रम, उनको हम सिर्फ सुन सकते हैं, तो ये हो जाता है आपका श्रव्य। ठीक है, और जिन चीज़ों जैसे टीवी हो गया उसको हम देख भी सकते हैं, उसमें जो भी कार्यक्रम होता है उसको हम देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो दृश्य और श्रव्य दोनों में आता है। लेकिन जो समाचार पत्र है वो सिर्फ हम देख के पढ़ सकते हैं, जो भी न्यूज़ है उसको हम सिर्फ देख के पढ़ सकते हैं। तो समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री हो जाएगी? ये हो जाएगी दृश्य। ठीक है, वहीं पर अगर टीवी की बात करें कौन सी सामग्री, तो वो आपका दृश्य श्रव्य दोनों हो जाएगा। लेकिन समाचार पत्र कौन सी सामग्री हो जाएगी? तो ये हो जाएगी सिर्फ दृश्य। सिर्फ हम देख के समाचार पढ़ सकते हैं, जो भी चीज़ें उसमें दी गई हैं सिर्फ हम देख के पढ़ सकते हैं, उसको हम सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी सामग्री हो गई? ये हो गई दृश्य सामग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी शिक्षा विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है। करके सीखने का अवसर कौन सा देती है? क्या वो कहानी कथन विधि है जो करके सीखने को जो है बढ़ावा देती है, करके सीखने को अवसर प्रदान करती है? क्या वो कहानी कथन विधि है, या फिर व्याख्यान विधि है, या फिर योजना विधि है, या फिर इनमें से सभी है? तो कौन सी है? वो है आपकी योजना विधि। ठीक है, योजना विधि जो है वो करके सीखने पर क्या करती है? अवसर प्रदान करती है करके सीखने पे, यानी बच्चा खुद से जो है करके किसी भी काम को करे और सीखे। ठीक है, कौन सी विधि है? तो वो है योजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के शिक्षा को विषय वस्तु के साथ साथ किन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए, या फिर शिक्षण विधियों का होना चाहिए, या फिर शिक्षण तकनीकी का, या फिर इनमें से सभी? तो जो सामाजिक विषय है, सामाजिक अध्ययन जो SST है, उसके शिक्षा को विषय वस्तु के साथ साथ जो भी उनका सिलेबस है उसके साथ साथ शिक्षा के उद्देश्यों यानी शिक्षा का क्या उद्देश्य है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण की विधियों यानी शिक्षा किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं इसका भी ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण तकनीकी यानी कि जो भी तकनीक की आवश्यकता होती है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और इनमें से सभी, जैसे मान लीजिए कि कोई भी बच्चा है उस या क्लास में प्रोजेक्टर लगा है। ठीक है, किसी भी चीज़ को प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाना है, बच्चा उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। अब कोई ऐसा टीचर जिसको प्रोजेक्टर चलाना ही नहीं आता है तो ये तो गलत बात होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में अगर प्रोजेक्टर को चलाना आता है, उसको ज्ञान है तकनीकी का, तभी वो प्रोजेक्टर सही तरीके से चला पाएगा और बच्चे आसानी से सीख भी पाएंगे बिना किसी डिस्टर्बेंस के। अगर वहीं पे टीचर नहीं चला पाता है प्रोजेक्टर, उसको आता ही नहीं कि प्रोजेक्टर चलाना कैसे है, तो वो फिर सिखा नहीं पाएगा और बच्चे भी जो है जो सही तरीके से सीख सकते हैं वो नहीं सीख पाएंगे। तो हर चीज़ का जो है ज़रूरत होती है टीचर को समझने के लिए, हर चीज़ का ज्ञान जरूरी होता है, समय के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्य का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकी का। तो डी ऑप्शन इसका सभी सही हो जाएगा, यानी कि सामाजिक अध्ययन या फिर किसी भी सब्जेक्ट के जो टीचर होते हैं उनका जो है अपने सब्जेक्ट के साथ साथ इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी होता है। ठीक है, कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए। जो कक्षा कक्ष का जो शिक्षण होना है वो कैसा होना चाहिए? क्या वो गंभीर होना चाहिए यानी बिल्कुल सीरियस होना चाहिए? जी नहीं। आसान होना चाहिए, अन्योन्य क्रियापरक, एक पक्षी तो बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या है कक्षा कक्ष का जो शिक्षण होने, कोई भी चीज़ अगर आप क्लास में सिखा रहे हैं बच्चों को तो वो आसान होना चाहिए ताकि सभी बच्चे सीख पाएँ। ठीक है, यांत्रिक कौशल को विकसित करने के लिए अधिगमकर्ता के लिए निम्नलिखित तीनों में से कौन सा भिन्न है? कौन सा भिन्न है? पहला है ऐतिहासिक चित्रों को एकत्रित करना, दूसरा है ऐतिहासिक चित्रों की रूपरेखा, तीसरा है प्रतिमान की तैयारी या फिर समय रेखा की तैयारी। तो वो कौन सा है? वो है प्रतिमान की तैयारी। ठीक है, ये जो है तीनों में से कौन सा भिन्न है? तो ये प्रतिमान की तैयारी जो है सबसे भिन्न है। प्रतिमान होते क्या हैं? ये भी क्वेश्चन है। प्रतिमान होते क्या हैं? एक आयामी होते हैं, दो आयामी होते हैं, तीन आयामी होते हैं या फिर चार आयामी होते हैं? तो जो प्रतिमान होते हैं ये क्या होते हैं? ये तीन आयामी होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं जो कि आपके पेडागोजी हैं, आप सभी को पता है। और बिना पेडागोजी पढ़े आप SST में 60 नंबर नहीं ला सकते। तो पेडागोजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पेपर के जो 5 सब्जेक्ट हैं उसमें पेडागोजी पूछा जाता है, वैसे सेकंड पेपर का जो SST होता है उसमें भी पेडागोजी पूछा जाता है। और पेडागोजी आना भी चाहिए आपको, बिना पेडागोजी के आप पास भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।